नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम इंडिया, न्याय की बात। और चर्चा देश भर में की है कि राहुल पर हमले से भागवत का बचाव किया जा रहा है। राहुल गांधी पर क्यों टूट पड़ी है बीजेपी, क्यों टूट पड़े हैं बीजेपी वाले? सेल्फ गोल किसने किया है? मोहन भागवत ने किया है या राहुल गांधी ने किया है? ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, मौजू है, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हाँ, जो ये विषय है, ये विषय क्यों पैदा हुआ? कि कोई छोटा विषय नहीं है। देश की राजनीति का भविष्य इन विषयों से तय होता है। राहुल गांधी ने इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर, यानी एक ऐतिहासिक मौका, उन्होंने एक विचारधारात्मक लकीर खींच दी और इस बहाने से खींची कि मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उनके बयान को सामने रख करके खींची। और एक ऐसे वर्ष में 2025 है, ये आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए भी इसका काफी महत्व है और इसका राजनीतिक महत्व भी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो बोल रहे हैं, बहुत सोच समझकर बोल रहे हैं। हम जरूर उनकी निंदा करें कि वो भारत की आजादी 22 जनवरी 2024 तय कर रहे हैं। क्यों? लेकिन उनकी सोच यही रही है। भारत के संविधान को कभी इन्होंने माना नहीं है, आरएसएस ने माना नहीं है। चाहे एमएस गोलवलकर रहे हो, चाहे मोहन भागवत रहे हो, इन्होंने हमेशा संविधान की समीक्षा करने की बात कही है। और संविधान को लेकर हिंदुस्तान की जनता लगातार बहुत भावनात्मक होती चली जा रही है, भावुक होती जा रही है। कोई हमारे संविधान को बदल ना दे, इस आशंका में एकदम तैयार खड़ी है। लोकसभा का चुनाव इसका उदाहरण है। एक तरफ संविधान बचाने का भावनात्मक मुद्दा है, दूसरी तरफ संविधान को बदलने की तरह तरह की नीति, रणनीति, कुचक्र चल रहे हैं। ऐसे में मोहन भागवत के जवाब में जो राहुल गांधी ने बात कही, और उसमें एक बात कही उन्होंने कि हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट इटसेल्फ के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। अब इस बात को बीजेपी ने कहा कि ये तो मौका है। उन्होंने इंडियन स्टेट को भारत देश के तौर पर पेश करते हुए कहा कि राहुल गांधी तो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बताने की कोशिश की और लगातार ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी पर टूट पड़े हैं बीजेपी वाले। बीजेपी की आईटी सेल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के तमाम प्रवक्ता, नेता, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, टीवी चैनल में बैठकर, और पूरी मीडिया जो इंडियन स्टेट का ऑफिशियल पार्ट ना होकर के भी अनौपचारिक रूप से चौथा खंबा माना जाता है। अब ये चर्चा हो रही कि राहुल गांधी ने क्या गलत कह दिया, राहुल गांधी के क्या मुंह से निकल गया, राहुल गांधी ने क्या सेल्फ गोल कर लिया। ये पैटर्न नया नहीं है। किसी ने मोहन भागवत पर इतनी चर्चा करने की जरूरत नहीं की। दो साहस दिखाना बोलेंगे इसको आज के शासन में। इस चर्चा करने की जरूरत नहीं समझी, गरज नहीं समझी कि मोहन भागवत जो खुलेआम इंडियन स्टेट को नहीं मान रहे हैं, खुलेआम संविधान को नहीं मान रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहे, उस पर पर्देदारी की जा रही है। मैं राहुल गांधी पर भी आता हूं, फिर से आऊंगा,
लेकिन मोहन भागवत कौन है भाई, क्या है? 22 तारीख को प्रतिष्ठा द्वादशी होगा। पंडा है, महंत है, पुजारी है, शंकराचार्य है, क्या है मोहन भागवत जो प्रतिष्ठा द्वादश तय करेंगे? किससे पूछ के ये तय कर रहे हैं? इसी तरीके से 22 जनवरी को आजादी का दिन है। जो आजादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली, वो 22 जनवरी को मिल गई। ये तय करने वाले मोहन भागवत कौन है? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, स्पीकर है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है? कौन है कि ब्रिटिश सरकार ने इनको नियुक्त किया है कि वो 1947 से 22 जनवरी 2024 तक हिंदुस्तान को देखो? ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि है क्या? हिंदुस्तान की आजादी का दिन तय करने की औकात रखते हैं मोहन भागवत? हिंदुस्तान की आजादी का दिन तय करेंगे? जो कुर्बानियां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दी, उनके परिवारों ने दी, उन कुर्बानियों को आप पानी में, मिट्टी में मिला देंगे? जाति धर्म भूलकर, घर परिवार छोड़कर, मौत को गले लगाकर, भूख हड़ताल करके अपनी जान देने वाले लोग, फांसी पर चढ़ जाने वाले लोग, उनकी शहादत को आप इस तरह से मिट्टी में मिला देंगे? है कौन? कोई औकात नहीं है तुम्हारी कि हिंदुस्तान की आजादी का दिन तय करो। और सही कहा राहुल गांधी ने, हिंदुस्तान में तो यह कानून नहीं है ट्रेसन का, गद्दारी का कानून नहीं है, वरना जेल में होते, जेल में। हिंदुस्तान में राजधर्म, राजद्रोह का कानून है, सेडिशन का कानून है, ट्रेसन का कानून नहीं है, वरना किसी और देश में होते तो जेल में होते। इस चीज का बचाव करने की शक्ति बीजेपी में नहीं रह गई है। वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, चुप हैं। कभी कहते हैं संविधान बदल देंगे, कभी कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं 400 पार सीट दो, पूरे संविधान को हम रीराइट करेंगे। यही संविधान बदलने की बात को लेकर के हमेशा से आरएसएस जो है चलता रहा है। और मोहन भागवत ने सोच समझ करके ये बयान दिया है। मैं पवन खेड़ा का एक बयान आपको सुनाना चाहता हूं कि कांग्रेस की ओर से मोहन भागवत को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है। अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़े लगभग 7.5 दशकों से ऊपर हो चुका, लेकिन एक मुखबिरों का गिरोह, एक गैंग अंग्रेजों ने बनाया था 100 साल पहले। 100 साल इसी साल उनको पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये तब से अब तक सिर्फ और सिर्फ मुखबिरी करता रहा, देश को कमजोर करता रहा। देश को स्वतंत्र करने का जो युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, उसको कमजोर करता रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त तो इन्होंने चिट्ठी लिख दी थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को कि कैसे इस आंदोलन को कमजोर किया जाए, कैसे इसको सैबोटाज किया जाए। ये इनकी असलियत है। और अब एक बीमार आदमी, पूरी तरह से बीमार आदमी मोहन भागवत कहता है कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली। ये शब्द भले मोहन भागवत के होंगे, ये पीड़ा, ये दर्द गुरु गोलवालकर का है। गुरु ये मानते हैं उसको, हम नहीं। गुरु गोलवालकर वो आदमी है जो 1947 तक अंग्रेजों की जी हुजूरी करता था, और उसको दर्द इसी बात का था, ये कैसा संविधान आ गया जो दलितों को आरक्षण देता है, जो आदिवासियों के लिए आरक्षण की बात करता है। ये कैसा संविधान? उसको दर्द इस बात का था, ये तिरंगा कैसे आ गया। और वो दर्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आज तक है। इसी सदी की शुरुआत में 26 जनवरी 2001 को राष्ट्र प्रेमी युवा दल के 3 सक्रिय सदस्य नौजवान लोग घुस गए रेशम बाग में, नागपुर में।
और फहरा दिया उन्होंने तिरंगा। उनको जेल करवाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। नागपुर की अदालत में बड़ा लंबा चला यह केस, फिर अदालत से वो बरी हुए। दिलीप चत्तानी, बाबा मेंढे और उनके साथी ये अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। इनकी नफरत जो इनके अंदर भरी हुई है कांग्रेस पार्टी के प्रति, महात्मा गांधी के प्रति, सरदार पटेल के प्रति, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति, सुभाष चंद्र बोस के प्रति, वो नफरत बार बार अलग अलग शब्दों से दिखाई देती। आप कांग्रेस से नफरत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ लेंगे आपसे, हम आपको सिखा भी देंगे। लेकिन आपकी ये नफरत जो कांग्रेस के खिलाफ है, ये अब देशद्रोह का रूप ले रही है। तभी मैं आपको बीमार कहता हूं मोहन भागवत जी, यू आर अ सिक मैन। और इस बीमारी का इलाज ये देश जानता है कैसे करना है। आपकी औकात में अगर आप खुद नहीं रहेंगे तो ये देश आपको आपकी औकात याद दिला देगा, भूलिएगा नहीं। हो सकता है हमसे कोई चूक हुई होगी कि आपको सही वक्त पे आपकी औकात नहीं दिखाई, लेकिन इस देश से कभी चूक नहीं होती। इलाज कराइए, आप बीमार हैं मोहन भागवत जी। ये हमने आपको सुनाई प्रतिक्रिया कांग्रेस की। कांग्रेस बहुत तीव्र प्रतिक्रिया दे रही है और कांग्रेस बहुत आक्रामक है। कांग्रेस नए तेवर में है, नए भवन में है, नए जोश में है और ऐसे हमलों का सामना करने के लिए तैयार है जो राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं। ये जो काउंटर अटैक है राहुल गांधी पर जो बीजेपी कर रही है कि कैसे भी राहुल गांधी की आवाज को बंद किया जाए, कुंद किया जाए। राहुल गांधी जब अमेरिका में बोल रहे थे, उनकी बात को ट्विस्ट करके उनको आरक्षण विरोधी करार दिया गया, जबकि राहुल गांधी रोज चुनौती देते हैं कि हम 50% की सीमा तोड़ने जा रहे हैं। और आप बताइए से सहमत हैं कि नहीं है? तो उनको आरक्षण विरोधी घोषित कैसे किया जा सकता है? इवन मायावती जी का भी इस्तेमाल हो गया था उस समय राहुल गांधी के खिलाफ। तो ये चीजें लगातार चल रही हैं, लेकिन राहुल गांधी ने मोर्चा ले लिया है। ये दिल्ली का चुनाव मत भूलिए, ये सारी चीजें जो घटित हो रही हैं पृष्ठभूमि में दिल्ली का चुनाव है। दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी जब तक नहीं उतरे थे तब तक क्या पोजीशन था समझिए। तब तक मेरा शीश महल तुम्हारा राजमहल, मेरा तो शीश महल इतने ही हजार का खर्चा हुआ, तुम्हारा तो राजमहल इतने 1000 करोड़ का खर्चा हुआ। 1000 करोड़ यानी दोनों एक दूसरे के बारे में इसी सब बातों पर चर्चा कर रहे थे। वो मूल मुद्दा जो चुनाव का होना चाहिए था कहीं गायब था। उस मुद्दे को चुनाव में लेकर कौन आया? राहुल गांधी लेकर आए। सवाल पूछे कि वो कहां है दिल्ली, पेरिस वाली दिल्ली। सवाल पूछे, दिल्ली को साफ करने का दावा था, वादा था, क्या साफ हो गई दिल्ली? पूछे कि भ्रष्टाचार खत्म हो गए क्या? पूछे कि क्या जातीय जनगणना कराएंगे? क्या कहना चाहते हैं? और पूछा कि मोदी और केजरीवाल दोनों अडानी पर चुप क्यों रहते हैं, क्यों नहीं जुबान खोलते हैं? ये सारी बातें जब राहुल गांधी ने की, जनता के मुद्दों को उठाया। ये न समझे कि जनता के मुद्दों को नहीं उठाया। अगले ही दिन दिल्ली की सड़क पर पहुंचकर दिखाया कि देखो कहां है पेरिस। दिल्ली में ढूंढता हूं, ये कूड़ों में देखता हूं पेरिस, ये नालों के नजदीक देखता हूं पेरिस, ये सड़े हुए पानी में पेरिस। इन्होंने दिखाया पेरिस। ये जनता की से कनेक्ट करने का उनका तरीका। हिल गई बीजेपी, हिल गई दिल्ली की राजनीति और उसके बाद से ही तरह तरह के उपक्रम होने लगे। खबर आई ना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परमिशन दे दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को परमिशन दे दी कि मुकदमा चलाइए। ये परमिशन आज ही क्यों दी गई? ये तो अमित शाह जी ने परमिशन दी होगी, तो ये परमिशन आज क्यों दी गई, पहले क्यों नहीं दी गई थी? इसका कारण भी राजनीतिक है, चुनावी है।
चुनाव से पहले 25 दिन में 15-20 दिन में बहुत कुछ होना नहीं है। ये होगा, ईडी आएगी, छापे मारेगी, हो सकता है कोर्ट में जाने का, एक आध दिन जेल जाने का, इस तमाम तरह की चीजें होंगी। लेकिन उसका मकसद क्या है? उसका मकसद कांग्रेस की दिल्ली में उठ रही आंधी को बढ़ने नहीं देना है, उसको वहीं पर दबा देना है। ये मकसद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है उसमें बीजेपी की पहली प्राथमिकता कांग्रेस को सत्ता में जाने से रोकने की होती है। भले आम आदमी पार्टी फिर से आ जाए, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। भले बीजेपी खुद चुनाव न जीत सके, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस सत्ता में नहीं आनी चाहिए, ये बीजेपी की सियासत है। तो ये दूसरी घटना घटी। इसके बाद पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैसे होगा, इसके लिए मोहन भागवत ने वहां से तान छेड़ दिए। प्रतिष्ठा द्वादशी, आजादी के दिन 22 जनवरी 2024 उन्होंने छेड़ दिया। अब इस पर कुछ बवाल होता तो भाई राहुल गांधी को मुद्दा बना के उनको राष्ट्रद्रोही साबित करने की कोशिश की जाएगी, उस पर उलझाया जाएगा। यानी नॉन इश्यूज पर ले जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। राहुल गांधी मुद्दों पर नहीं बोले, राजनीति मुद्दों पर ना हो, चुनाव मुद्दों पर ना हो, ये पॉलिटिक्स बीजेपी की है, जो लगातार बीजेपी इस पॉलिटिक्स को करती हुई दिख रही है। कैलाश चौधरी जी लिख रहे हैं, अब पक्का लगने लगा है कि कुछ लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है 100%। तो चलिए, प्रतिक्रियाएं आएंगी, मगर मैं अपनी बात को भी जारी रखता हूं। प्रतिक्रियाएं स्क्रीन पर दिखाता हूं आप सबकी, और इसमें अगर कुछ बात जरूर मेरी टिप्पणी की होगी तो मैं करूंगा। अब लड़ाई, अब विचारधारा की है लड़ाई, समय खुलकर लड़ने का है, डरने का नहीं है। यह भी IS पटेल जी कह रहे हैं। मिराजुद्दीन खान कह रहे हैं कि प्रेम सर, ये लोग अंग्रेजों से मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन की मुखबिरी करते रहे। ये शायद बहुत से लोग नहीं जानते कि ये संगठन गोरों ने ही खड़ी की थी। इनका ओरिजिनल DA इजराइल से मिलता है। ये प्रतिक्रिया है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। अरविंद त्यागी जी भी लिख रहे हैं, पटेल भाई कसम से मैं तैयार हूं। कैलाश चौधरी जी का कहना है कि सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि देशद्रोही लोगों की मुखालिफत करें। एक जब खिलाफत शब्द आता है तो मैं आपके लिए भी बोलता हूं कैलाश चौधरी जी, बहुत सारे लोग खिलाफत शब्द का सही इस्तेमाल नहीं करते। खिलाफत की जगह सही शब्द मुखालिफत है। खिलाफत का मतलब समर्थन करना होता है, विरोध करना नहीं होता है। लेकिन हम लोग इतनी गलतियां करते हैं कि खिलाफत को खिलाफ से खिलाफत समझ बैठते हैं। खिलाफ एक अलग शब्द है, खिलाफत समर्थन का भाव लिया हुआ शब्द है। जैसे खिलाफत मूवमेंट हुआ था आजादी से पहले। तो मैं अपने दर्शकों के लिए भी कि खिलाफत शब्द का जहां तक हो सके सही इस्तेमाल कीजिए। इसकी जगह मुखालिफत लिखिए तो विरोध करना होगा, खिलाफत लिखेंगे तो समर्थन करना होगा। बड़े बड़े जानकार लोग भी ये गलतियां करते हैं। आगे मैं आता हूं, राहुल पर हमले से भागवत का बचाव करने के लिए बीजेपी की टीम पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। लेकिन मैं राहुल गांधी का एक बयान भी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इस बयान को सुनाए बगैर ये बातचीत ही अधूरी रहेगी। वो दृढ़ता, वो शब्दों में मजबूती, वो उच्च भाव, वो मजबूत विचार, वो डायलॉग की डिलीवरी, सारा कुछ का जो संयोजन राहुल गांधी में के भाषण में दिख रहा है, उसको देखिए और सुनिए। और अंग्रेजी भी इतनी साधारण कि आप समझ में आपको आ जाएगी। बहुत सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं। Centralized understanding. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly.
In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. Right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country. And it has built the success of this country on the foundations of the Constitution. तो आप सुन रहे थे, आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। राहुल गांधी पूरे जोशो खरोश के साथ, पूरे गुस्से को काबू में रखते हुए एकदम धारदार बात, मोहन भागवत के बकवास को बंद करने का समय आ गया है। हिम्मत कैसे हुई इनकी, ये दुस्साहस कैसे दिखाया इन्होंने, ये कैसे लगातार दुस्साहस दिखा रहे हैं संविधान के बारे में बोलने का, देश की आजादी के बारे में बोलने का। ये राहुल गांधी के तेवर है। इस तेवर में राहुल गांधी बात कर रहे हैं। तो मोहन भागवत से सवाल करें, जब चाहे तब ये संविधान के बारे में बोलने लगते हैं, आजादी के बारे में बोलने लगते हैं। इनको दुस्साहस कैसे होता है? इस बकवास को रोकने का समय आ गया है। ये बकवास अब नहीं सुना जा सकता, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और इसके आगे ही वो बात उन्होंने कही कि ये बीजेपी और आरएसएस से तो विचारधारा की लड़ाई है ही, और ये इंडियन स्टेट से भी लड़ाई का समय है, इंडियन स्टेट इटसेल्फ। अब यहां पर सोचिए क्या विवाद है और क्या इसमें सही और गलत है। बीजेपी और आरएसएस के शासनकाल में क्या होता है, इंडियन स्टेट का मतलब क्या होता है, पहले ये मैं आपको बताऊं। इससे पहले एक सुप्रिया श्रीनेत जी ने ट्वीट किया है और उसका मतलब भी बताया, उस पर आ जाता हूं, तब ये थोड़ा और आसान होगा मुझे बताना। और मैं जो आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, देखिए सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि भाजपाइयों जरा सा गूगल कर लेते तो देश और स्टेट में अंतर पता चल जाता। स्टेट तुम्हारी निकम्मी सरकार है, तुम्हारी निरंकुश एजेंसियां हैं जो संघियों से भर चुकी हैं, और 100% हमारी लड़ाई इनसे है जो हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे और जीतेंगे। आगे फिर उन्होंने लिखा है, गूगल सर्च करके बताया है कि आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म स्टेट। इट अप्लाइज टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which covers fundamental rights. What does Article 12 define? The term state include the government and parliament of India, the government and legislature of each state, and all local authorities. It also includes authorities under the control of the government of India. What does the state include? The president, governor, cabinet ministers, police, and bureaucracy. Local authorities like municipalities, district boards, panchayats, and mining settlement boards. अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि इंडियन स्टेट जब बोलते हैं तो राहुल गांधी क्या बोल रहे थे। इंडिया से लड़ाई बोलेंगे राहुल गांधी? क्या ये मूर्खतापूर्ण बात की आप उम्मीद कर सकते हैं? जिस परिवार ने देश के लिए, इंडिया के लिए कुर्बानी देने का लंबा इतिहास है, हिंदुस्तान की आजादी के लिए पंडित नेहरू ने 9.5 साल जेल में गुजारे, मोतीलाल नेहरू का संघर्ष का इतिहास है, कमला नेहरू के संघर्ष का इतिहास है, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, राजीव गांधी, तमाम आपको मिल जाएंगे जिन्होंने संघर्ष किए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं। आप ये कहते हैं कि राहुल गांधी इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं? ये देश की जनता
देश का के आम लोग कभी इस बात को नहीं मान सकते। इंडियन स्टेट का मतलब इंडिया हो ही नहीं सकता, इंडिया है ही नहीं, हमने आपको बताया। आरएसएस और बीजेपी की सरकार है और उसके बाद भी उनके हाथों जो एजेंसियां टूट रही हैं, काम नहीं कर पा रही हैं, दबाव में काम कर रही हैं, बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं, उसके कारण जो हमारा इंडियन स्टेट कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ है। तो इस कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में सही से इलेक्शन नहीं हो रहे, सही से सुनवाई नहीं हो रही, अदालतों में सुनवाई नहीं हो रही। भाई हम देख रहे हैं चंडीगढ़ का चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, दोषी को पकड़ा, परिणाम को बदला, लेकिन सजा किसी को नहीं दी। इलेक्टोरल बॉन्ड बैन हटा, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैन लग गया, उसका उपयोग रुक गया, लेकिन उसके जो दुरुपयोग के तमाम उदाहरण थे, एक के भी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश नहीं दिया, टीम बनाने तक की भी जरूरत नहीं समझी। हमने देखा इस देश में बाबरी मस्जिद टूटी, लेकिन एक को भी सजा नहीं मिली, कोई दोषी नहीं था, और जिन लोगों ने तोड़ा उनको ही जमीन दे दी गई। खैर ये एक लंबा चैप्टर है। तो हम एजेंसियों को काम करते हुए देख ही नहीं पा रहे। चुनाव आता है, अपोजिशंस के नेता जेल चले जाते हैं। अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके बीजेपी में से गठजोड़ कर लिया तो फिर उनके ऊपर केस खत्म हो जाता है। तो ये इंडियन स्टेट जो है, इस मायने में इंडियन स्टेट है जो कॉम्प्रोमाइज हो गया है और बीजेपी और आरएसएस की सत्ता के सामने वो झुक गया है। तो लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं है, लड़ाई इंडियन स्टेट इटसेल्फ से है। ये राहुल गांधी कर रहे हैं, और इसका राहुल गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि ये लड़ाई हथियार उठा के लड़ी जाएगी, ऐसा तो नहीं कहा। ये लड़ाई संविधान उठा के लड़ी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। हाथ में संविधान की किताब पकड़ करके वो हमेशा रहते हैं, संविधान के हिसाब से ये लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। क्या उस चंडीगढ़ का चुनाव लूटने वाले उस अफसर को सजा नहीं होनी चाहिए थी? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में जो गलत काम हुए उसको रोकने के लिए कमेटी नहीं बननी चाहिए थी? क्या महाराष्ट्र में अवैध सरकार चलने दिया जाना चाहिए था? अवैध सरकार मान रही थी सुप्रीम कोर्ट, फिर भी उस सरकार को चलने दिया। कहां रह गया लोकतंत्र? तो लड़ाई यहां भी लड़नी है, यह लड़ाई संविधान के हिसाब से लड़ी जाएगी। तो इस लड़ाई को लड़ने के जो खतरे हैं, वो जुबान पर शब्द आते ही वो खतरा सामने नजर आता है। इधर राहुल गांधी ने बोला नहीं कि उनको देशद्रोही बोलने के लिए तमाम लोग बैठे हुए हैं कि वो हिंदुस्तान से बगावत कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी में रचने बसने वाला गांधी परिवार, उसका एक नुमाइंदा हिंदुस्तान से बगावत करेगा, इस पर कोई यकीन करेगा क्या? लेकिन हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपनी जान जरूर देगा, ये उसका अतीत है। और लोग आज समझने लगे हैं, राहुल गांधी को बहुत आप लोगों ने पप्पू बनाया, बहुत आप लोगों ने तमगे बांटे, लेकिन जनता को चीजें समझ में आई और जनता समझ रही है। देश के खिलाफ बोले आप और सवाल उठाए राहुल गांधी पर, संविधान को नहीं माने आप, सवाल उठाए राहुल गांधी पर। ये पूरी मीडिया आज भी आज के ऑपोजिशन के खिलाफ है, और तब भी सत्ता के खिलाफ थी जब कांग्रेस सत्ता में थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ इस मीडिया ने क्या कुछ विश्वमन नहीं किया, और जब अपोजिशन में सत्ता आ गई कांग्रेस, तब भी मीडिया अपोजिशन पर ही हमला करती रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आरएसएस बीजेपी ने एक गठजोड़ पैदा किया है। आरएसएस का तो कोई रोल ही नहीं होना चाहिए था चुनाव में। या तो
राजनीतिक पार्टी के रूप में आ जाओ, पंजीकृत करो खुद को, चुनाव लड़ो, नहीं तो राजनीति से दूर रहो। अन्यथा ऐसे संगठन पर प्रतिबंध ही लगना चाहिए। ऐसे संगठन को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति करना है तो पंजीकृत करो अपनी संस्थान को, राजनीति करो, और नहीं तो घर बैठो। सांस्कृतिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, क्या हो, हिंदुस्तान की आजादी का तारीख तय करते हो। हिंदुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करते हो। कब प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी मनेगी तुम तय करोगे। ये हालात बना रखे हैं, हर जगह हस्तक्षेप करेंगे। देश कैसे चलेगा वो बताएंगे, प्रधानमंत्री कौन तय होगा वो बताएंगे, किस जगह कौन मुख्यमंत्री रखोगे, कौन पार्टी का अध्यक्ष होगा, सब वही तय करेंगे। लोकतंत्र में छाया ऑर्गेनाइजेशन की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन इस देश में यह हो रहा है और इसके दुष्परिणाम ही भुगतने पड़ रहे हैं। बीजेपी में भी बहुत इस आरएसएस के दखलंदाजी से हमेशा से परेशानी हुई। कौन नहीं जानता, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई 2004 में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि गुजरात में अगर मैंने सही समय पर उचित कदम उठा लिया होता तो हमारी ये दशा चुनाव में नहीं होती। तुरंत उस समय आरएसएस प्रमुख सुदर्शन जी होते थे, उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सही नहीं बोल रहे हैं, इस बात की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने खंडन कर दिया। फिर सवाल पूछा गया अटल बिहारी वाजपेयी जी से, तो वाजपेयी जी ने कहा कि मैं अपनी बात पार्टी की जो उच्च समिति की बैठक होने वाली है, कार्य समिति की बैठक, उसमें रखूंगा। और जब कार्य समिति की जब बैठक हुई तो उस बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने नहीं दिया गया। एम वेंकैया नायडू ने उनके साथ दगा की, मंच पर भी जगह नहीं मिली, और उसी समय से समझिए अटल बिहारी वाजपेयी जी रिटायर हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर राजनीति में लौट कर नहीं आ पाए। इस तरीके से बीजेपी में आरएसएस से लड़ने का दुष्परिणाम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भुगतना पड़ा है। और ये हालांकि आज का दिन उस बात को याद दिलाने का नहीं है, लेकिन मेरे मन में याद आ गया है तो मैं कहता हूं, इन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजीव गांधी जी की शहादत के बाद उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि वो एक बीमारी से अचानक उनको पता चला, जूझ रहे थे और इसका इलाज अमेरिका में ही हो सकता था। हम फंड इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। किसी तरीके से ये बात राजीव गांधी जी को पता चल गई और उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल जो अमेरिका जा रहा था उसमें मुझे शामिल करवाया और मुझे कहा कि वहां पूरा इलाज होने के बाद ही लौटना है आपको। और वो इलाज करा करके ही लौटे। उनको जीवन दान देने का काम राजीव गांधी ने किया और अपने जीते जी उन्होंने किसी को ये बात बताई नहीं। उनकी शहादत के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात बताई थी। कहा एक आरएसएस जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जी के राजनीतिक जीवन को शॉर्ट कर दिया, और कहा राजीव गांधी जी जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिंदगी की लंबाई बढ़ा दी। ये है फर्क, ये है उदारता। पंडित नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के परिवार को पेंशन देश को बिना बताए हुए सुनिश्चित किया था, और ये नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने से पहले सुभाष चंद्र बोस को पंडित नेहरू के खिलाफ पेश कर करके लड़ा रहे थे और वो डी क्लासिफाई कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस के दस्तावेज। हो तो गए सारे डी क्लासिफाई, तो उन दस्तावेजों में दिखाओ कहीं भी कि सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक दूसरे के खिलाफ या पंडित नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ क्या काम किया। नहीं दिखा सके। अगर होते तो आज तक वो कागज ले आए होते।
लेकिन इन्होंने हल्ला फैलाने में कोई कमी नहीं रखी। सुभाष चंद्र बोस की संदिग्ध परिस्थिति में हत्या हुई, नेहरू ने मरवाया था, सोवियत संघ से मिलके मरवाया था, तो जापान से मिल, क्या क्या थ्योरी लेकर के आरएसएस वाले आते रहे, लेकिन सत्ता में रहे कभी एक बात साबित नहीं कर पाए। सारे डॉक्यूमेंट्स क्वालिफाइड हो चुके हैं, डिसक्लासिफाइड बोलते हैं, क्लासिफाइड हो चुके हैं। ये है बीजेपी आरएसएस का इतिहास। आज एक बार फिर राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं, वो अकेले पड़ रहे हैं। आज की राजनीतिक परिस्थितियां हैं कि वो अकेले पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको अंबानी अडानी के खिलाफ भी लड़ना होता है, उद्योगपतियों के खिलाफ भी लड़ना होता है, जिसके लिए ये सरकारें काम करती हैं, जिसके लिए ये इंडियन स्टेट को कॉम्प्रोमाइज किया गया है जनता के हितों के खिलाफ। इससे सबसे ज्यादा सफरर कौन है? देश की जनता है। जनता का नुकसान हो रहा है। ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं। राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, हिम्मत के साथ कर रहे हैं, और दिल्ली चुनाव को उन्होंने बदल दिया है। दिल्ली का चुनाव अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी अब तीसरे नंबर पर लगातार खिसकती चली जा रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। और आप ये समझिए, इसी की बेचैनी है कि तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हम आपको तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया सुनाते हैं। उनसे भी एक पत्रकार ने पूछा तो क्या बोला। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली थी। मोहन भागवत जी सरासर जो है, जिन्होंने देश के आज़ादी को लेकर के शहादत दी, कुर्बानी दी, उनका ये इंसल्ट कर रहे हैं, उनका ये अपमान कर रहे हैं। ये गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, ये शहीद भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं, ये बाबा कुंवर सिंह का अपमान कर रहे हैं, रानी झांसी बाई का अपमान कर रहे हैं। ये लोग राव तुरार राम जी का जो है अपमान करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने शहादत दी, देश के आज़ादी को लेकर के कुर्बानियाँ दी, और उनके साथ हजारों लाखों लोगों ने जेल में बंद रहे हैं, फांसी पे चढ़े, अंग्रेज़ों का जुल्म सहे, ये उनकी जो है अपना अपमान करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी का कोई आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। ये लोग तो तिरंगा भी नहीं फहराते थे, बाद में बोला गया तभी लोगों ने तिरंगा फैलाया। अब बाद में क्या कहेंगे ये मोहन भागवत जी कि आरक्षण जब खत्म हो जाएगा तब जो है आज़ादी मिलेगी, यही मोहन भागवत जी कहेंगे। अब ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं। मतलब ये लोग आरक्षण को खत्म करके फिर बोलेगा कि सही में आज़ादी अब मिली। फिर ये लोग हम मोहन भागवत जी से पूछना चाहते हैं, पिछड़ों और दलितों को आज़ादी कब मिलेगी, इसके बारे में ज़रा बताएं। ये लोग केवल जो मेन एजेंडा है उसको ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो मेन मुद्दे हैं उसको ये लोग केवल डाइवर्ट करना चाहते हैं। अरे अपने काम बीजेपी ने क्या किया बताएं मोहन भागवत जी कि आज 84 रुपया हो गया है डॉलर का रेट, $1 का रेट 86 हो गया। बताइए 86 हो गया। आज देश गुलामी की ओर जा रहा है। आप क्या बोल रहे हैं? कौन लेके जा रहा है देश को गुलामी की ओर? इतना महंगा हो रहा। पहले क्या कीमत थी? तभी लोग रोते थे देश गुलाम हो रहा, देश गुलाम हो रहा। अब इससे ज़्यादा 86 रुपये से ज़्यादा इनके 86 रुपये तो इनके राज में हुआ। अब कहाँ देश जा रहा है? गुलामी की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा? मोहन भागवत जी, ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग स्वतंत्रता सेनानी जितने रहे या जितने हमारे सुभाष चंद्र बोस रहे, इन लोगों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का अपमान देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और मोहन भागवत जी को जो है बताना चाहिए कि पिछड़े दलितों को आज़ादी कब मिलेगी। तो आप सुन रहे थे कि तेजस्वी यादव बोल रहे थे। देखिए, वक्त होता है, 7वीं पास बच्चा, 7वीं पास ही कहते हैं ना पीके, मोहन भागवत को पढ़ा रहा है। मोहन भागवत की क्या स्थिति हो गई है? और सवाल कोई भी गलत नहीं है तेजस्वी यादव का, सब जेन्युइन सवाल है। और मोहन भागवत जवाब नहीं दे सकते कि बताइए कब पिछड़ों को आजादी मिलेगी,
कब दलितों को आजादी मिलेगी, कब आदिवासियों को आजादी मिलेगी? क्या आरक्षण खत्म करके घोषणा करोगे कि आजादी मिली है? ये सवाल है तेजस्वी यादव के। जैसन फ्रांसिस लिख रहे हैं, प्रेम जी, इंसल्टिंग योर नेशन एंड डेलग्रेडिंग द हिस्ट्री ऑफ आवर मदर इंडिया, भागवत नीड्स टू बी इम्प्रिजन्ड, पीरियड। मोहन भागवत को जेल में डाले जाने की जरूरत है। आम लोगों की तरफ से भी आवाज आ रही है और ये मामला बड़ा होगा, खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि राहुल गांधी को ग्रिल करके आप मोहन भागवत को बचा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने देश बचाने की सोची है और मोहन भागवत मानते ही नहीं कि हमारा देश 22 जनवरी 2024 से पहले आजाद हुआ था। ये नरेंद्र मोदी की 10 साल की सरकार को भी नहीं मानते, ये अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार को नहीं मानते, 75 साल की सरकार को भी नहीं मानते, संविधान को भी नहीं मानते। ये लोग विभाजन विभीषिका दिवस मनाने वाले लोग हैं। 15 अगस्त को बना, इसीलिए उन्होंने शुरू ही किया था कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाए, ताकि धीरे 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 15 अगस्त को बुलाया जाए और कहें कि हमें आजादी मिली ही नहीं थी, उस दिन तो विभाजन की विभीषिका मिली थी, आजादी तो हमें 2024 को मिली है। ये इस पैटर्न पर चल रहे हैं, बहुत पहले से इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। कंगना रनावत को आप यूं मत समझिए। कंगना रनावत के बारे में आपकी हमारी धारणा हो सकती है, लेकिन कंगना रनावत पॉपुलर हीरोइन है। उसके मुंह से कोई बात मुद्दा बनती है, मुद्दा बन जाता है, तो जो बात आरएसएस और बीजेपी को कहलवाना होता है वो कंगना रनावत के मुंह से कहवा दिया जाता है, ताकि उसकी चर्चा हो जाए और गंभीरता को वो परखते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि उसको कब फिर हम अपने मुंह से बोलेंगे। वही काम हो रहा है जो काम कंगना रनावत ने किया था कि आजादी 2014 में मिली है, उसको इन्होंने 2024 कर दिया है, 10 साल एक्सटेंड कर दिया है। मोहन भागवत और कंगना रनावत दोनों का जो सोच का लेवल है वो एक ही है, कोई कम कोई बेसी नहीं है। दोनों मिलकर के बोल रहे हैं, दोनों देश के खिलाफ बोल रहे हैं, संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, देश की आजादी के खिलाफ बोल रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ बोल रहे हैं, अंग्रेजों के समर्थन में बोल रहे हैं। गुलामी परतंत्रता के समय में भी ये अंग्रेजों के साथ ही ये आजादी के लड़ाई में उतरे नहीं थे। ये वो लोग हैं, ये उस विचारधारा के लोग हैं। ये राजनीति जो है विचारधारा की राजनीति है। राहुल गांधी सही कह रहे हैं और उसी दिशा में ये देश आगे बढ़ रहा है। आज जब कांग्रेस मुख्यालय का इंदिरा भवन का उद्घाटन हो रहा था तो एक तस्वीर बहुत चर्चा में रही थी, इस तस्वीर को हम दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर को फिर से देखेंगे। राहुल गांधी उनको गार्ड करके सम्मान करके ले जा रहे हैं। ये तस्वीर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए राहुल गांधी का सम्मान साफ तौर पर दिखता हुआ। और आज उद्घाटन करते समय सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिल करके एक साथ इस भवन का उद्घाटन किया। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस तस्वीर से आपको जरूर रूबरू कराएं। आईएस पटेल जी, पान सिंह तोमर पे बहुत जुल्म हुआ था इसलिए बंदूक उठाया, मूवी में देखा, ये एके जी का जवाब है। जैसन फ्रांसिस जी कॉन्स्टिट्यूशन की याद दिला रहे हैं। अशोक कुमार जी लिख रहे हैं, whoever is daring to criticize रागा एंड आईएनसी इज ए ट्रेटर। जो कोई भी रागा और कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने का दुस्साहस करता है वही ट्रेटर है। ये भी लगता है पटना में व्यस्त है। ये केवल लिख रहे हैं, जी मीडिया ट्राइंग टू सेट अप इंडियन स्टेट एज नैरेटिव फॉर दिल्ली इलेक्शंस। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। देश का रखवाला, शेर हिंद, लौह पुरुष, देशभक्त, हिंदू हृदय सम्राट, जननायक, यशस्वी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद। एनोनिमस लिख रहे हैं, नहीं हाउसफुल 2 मूवी में मिथुन थे। बातचीत चल रही है आपस की परस्पर। विजय त्रिपाठी जी लिख रहे हैं, रागा इज द ओनली पर्सन हु कैन सेव एंड बिल्ड आवर पीपल इन द कंट्री। और आगे देखें, प्रतिक्रियाओं में राहुल नहीं आंधी है, देश की खुशहाली है, ये सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
आगे आए। मैं दिखाना चाहता हूँ राहुल गांधी देश बचाओ, राहुल राव देश बचाओ। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं इसी तरीके से। ज्योति जी भी हैं, कुछ लिख रहे हैं। चलिए आगे फिर बात करते हैं। एक प्रतिक्रिया प्रसून जी की। प्रसून जी लिख रहे हैं कि प्रेम जी, बीजेपी और आरएसएस का प्रॉब्लम यह है कि वो लोग हद से ज्यादा अनपढ़ है। उन्हें ना हिंदी ठीक से आती है और ना इंग्लिश, और वो राहुल गांधी को क्या समझेंगे। ये एक गंभीर टिप्पणी बीजेपी के लोगों के लिए। जैसन फ्रांसिस लिख रहे हैं, प्रेम जी, व्हेन सुदर्शन जी अपोज्ड अटल बिहारी वाजपेयी, ही वाज डीम्ड as having dementia and forcefully asked to retire from RSS and RSS propaganda as always. RSS का प्रोपेगेंडा पहले की तरह से चल रहा है। और जब याद दिला रहे हैं जैसन फ्रांसिस जी की सुदर्शन जी जब बोल रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, तब उनको वो बीमारी डेमनीशिया हो चुकी थी, उनको बाद में पद से हटाया गया। तो ये सारी बातें, प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। ज्योति जी आ गई हैं, देख ली आपकी, नमस्कार। चल बातचीत जारी। सुभाष चौहान जी लिख रहे हैं, बीजेपी अपनी ही बकवास को सही ठहराने के लिए गोदी मीडिया के पीछे छुपकर निर्लज्जतापूर्ण बयान दे रहे हैं। इनकी बकवास को कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता। और आगे देखें, जैसन फ्रांसिस जी फिर लिख रहे हैं, प्रेम जी, कैटल कॉलिंग कैटल बैक इज नॉट वर्किंग फॉर आरएसएस बीजेपी एंड आप सब प्रोपेगेंडा का एक्सपायरी होता है। हर प्रोपेगेंडा एक दिन जरूर अंत की ओर जाता है। तो प्रतिक्रियाएं बहुत सारी आ रही हैं और अरविंद त्यागी जी भी कुछ बातचीत में ही व्यस्त हैं लगता है। जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, कंगना रनौत इज अ गुड एक्ट्रेस, अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट ए गुड people person. Definitely she can't handle the BJP's bigotry. She needs to grow up for humanity. Where are three idiots in frame? विनोद कुमार जी लिख रहे हैं और अरविंद त्यागी जी भी कुछ अपनी ही बात लिखते हुए। लेकिन हम आज एक बार फिर उसी विषय पर लौटते हुए कि जो राजनीति चल रही है उसको समझने की जरूरत है। राहुल गांधी ने एक आकर्षक भाषण दिया है, संतुलित भाषण दिया है और शानदार भाषण दिया है। उन्होंने ये बताया है कि देश को बहुत सारी मुश्किलों से लड़ने के लिए एक निर्भीक संघर्ष की आवश्यकता है, बड़े संघर्ष की आवश्यकता है और कांग्रेस उससे पीछे नहीं हटेगी। उनको बीजेपी से लड़ना है, आरएसएस से लड़ना है और उन्होंने जो केंद्रीय एजेंसियों को पर जो कब्जा कर रखा है, सरकार पर जो कब्जा कर रखा है, इंडियन स्टेट पर जो कब्जा कर रखा है, जिस वजह से इंडिया की डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उससे भी उनको लड़ना है। तो आज की बातचीत को हम यहीं पर विराम देना चाहते हैं। आप सबसे आग्रह कि आप प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा ट्विटर पर भी @AskThePremKumar पर आप आ सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।